नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल जस्टिस के थर्ड प्रिंसिपल को। वैसे तो इसको सेकंड प्रिंसिपल का ही पार्ट माना जाता था पहले, जो ऑडियो अल्टरम पार्टम है, लेकिन अब इसको थर्ड प्रिंसिपल की तरह क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि ये समय के साथ बहुत इवॉल्व हुआ है और इसका स्कोप भी बढ़ा है, इसलिए इसको थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। क्या है? स्पीकिंग ऑर्डर एंड रीजन डिसीजन। स्पीकिंग ऑर्डर्स यानी कि आप कोई भी जजमेंट दे रहे हो, कोई भी ऑर्डर दे रहे हो, या फिर कोई भी जुडिशियल बॉडी हो, क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, ट्रिब्यूनल हो, कोई भी अपना ऑर्डर देती है, जजमेंट देती है, तो उस जजमेंट को देने के पीछे का रीज़न आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है कि आपने ये जजमेंट इस रीज़न की वजह से दी है। वो ज़रूरी इसलिए होता है कि कहीं आप अपनी पावर्स का आर्बिट्रीली यूज़ तो नहीं कर रहे, या फिर आप गलत तरीके से अपनी जो भी आपको पावर असाइन की गई है उनको गलत तरीके से तो नहीं दे रहे। इसलिए आपको हर फैसले के पीछे का रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ता है, मैंडेटरी होता है। तो यही थर्ड प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, जिसको हम रीज़न डिसीजन या स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। ये आने वाले समय में और इवॉल्व होगा। अभी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहले इसको ऑडियो अल्टरम पार्टम के साथ ही देखा जाता था। देखिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट में या जिसके फेवर में आप ऑर्डर दे रहे हो, जजमेंट दे रहे हो, उस पार्टी के पास ये राइट है कि वो उस ऑर्डर या फिर उस जजमेंट के पीछे का रीज़न जाने जो उसके अगेंस्ट में या फेवर में आई है। उसको ये राइट है कि वो अपील के लिए जा रही है या फिर रिवीजन के लिए जा रही है, तो उसके पास एक रीज़न तो होना चाहिए कि इस रीज़न्स के बेसिस पर मेरे खिलाफ या मेरे हित में ये ऑर्डर दिया गया है। तो ये ज़रूरी है, इस प्रिंसिपल में ये बोला गया है। इसी प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव बताया है लॉर्ड डेनिंग ने, जिन्होंने कहा था द गिविंग ऑफ रीजंस इज वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। ये लॉर्ड डेनिंग की डेफिनेशन है कि रीज़न देना एक फंडामेंटल्स में आता है गुड एडमिनिस्ट्रेशन के। प्रिंसिपल को समझाने के लिए बहुत सारे केसेस, लीडिंग केसेस आए, जिनके साथ साथ ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ। वो सारे केसेस जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला केस है साइमंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 का केस है। यही फर्स्ट केस था जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पब्लिक लॉ के केस में रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई जजमेंट या ऑर्डर दे रहे हो, इस केस में जस्टिस भगवती ने ये बोला था कि जो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी है उन्हें रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और ये बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का अगर पब्लिक लॉ की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि इन्होंने पब्लिक लॉ के केस में बात की थी कि पब्लिक लॉ के अगर केसेस हैं तो वहाँ पर आप रीज़न दीजिए, नहीं। लेकिन समय के साथ चीज़ें क्या इवॉल्व हुई, प्राइवेट लॉ में भी चीज़ें आई कि अगर प्राइवेट लॉ हैं उनके बेस अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो वहाँ पर भी रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। दूसरा केस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लीडिंग केस है, जिसमें 3 प्रिंसिपल दिए कि हमें रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी, मैंडेटरी क्यों है, वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। यहाँ पर जो है 3 सिचुएशन या 3 प्रिंसिपल्स बताए गए, 3 प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताए गए, ग्राउंड बताए गए कि रीज़न रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला ये था कि जो एग्रीव पार्टी है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर वो कहीं अपील के लिए या फिर रिवीज़न कोर्ट में जाएगा, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो रीज़न्स दिखा सके कि इस रीज़न्स के बेसिस पर मेरे खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है। और जो एपेलेंट कोर्ट है, रिवीजनल कोर्ट है, वो देखेगी कि ये रीज़न सही है या नहीं, कहीं आर्बिट्री रीज़न तो नहीं है। ठीक है। दूसरा ये दिया गया कि जो रीजंस रिकॉर्ड करने की ऑब्लिगेशंस हैं वो अथॉरिटीज़ के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अथॉरिटी कहीं अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे, आर्बिट्रली अपनी पावर्स को यूज़ ना करे, और उनके ऊपर ये सावधानी बरतें कि हमें रीजंस रिकॉर्ड करने हैं, इसलिए हम जो भी फैसला लें वो सोच समझ कर सही लें।
तीसरी चीज़ इसमें ये बोली गई कि जो पार्टीज़ हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, जस्टिस के लिए रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, कि पार्टीज़ को पता तो होना चाहिए कि उन्हें इन बेसिस पर सज़ा मिली है या इन बेसिस पर उनके साथ जस्टिस हुआ है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स मेनका गांधी के केस में बताए गए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं जब वो कोई जजमेंट देती हैं, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हैं जब वो कोई जजमेंट देती हैं तो उनको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। देखिए, जुडिशियल अथॉरिटी जब कोई ऑर्डर देती है वो रीज़न रिकॉर्ड करती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब हम एग्जीक्यूटिव की तरफ आते हैं, जब वो अपना कोई ऑर्डर देती है तो उसे इन सारे केसेस में रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, ये जो रीज़न रिकॉर्ड करने की पावर है वो हमें कहाँ से मिलती है, कौन कौन सी ऐसे सोर्सेस हैं जो हमें कंपल्शन देते हैं कि कंपल्सरी है आपके लिए, मैंडेटरी है, जिसमें आप जो है रीजंस को रिकॉर्ड करोगे। तो देखिए, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के थ्रू हमें ये पावर मिलती है कि अगर हमारी किसी अथॉरिटी ने, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई गलत फैसला लिया है, ठीक है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर बोल सकते हैं कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है। तो ये तभी होगा जब वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा। रीज़न रिकॉर्ड नहीं करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा कि आपने विदाउट किसी रीज़न उसको ये सज़ा दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है कि आपको ये फलाना ढिमकाना केस में रीज़न रिकॉर्ड करने हैं। दूसरा, स्टैच्यू पर्टिकुलर एक्ट में ही लिखा रहता है कि ये अथॉरिटी अगर ये फैसला लेगी तो उसको वो रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे साथ में कि आपने इसका ये फैसला क्यों लिया है। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये मैंडेटरी करते हैं अथॉरिटीज़ को कि आपको रीज़न रिकॉर्ड करना है। और चौथा होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनका फंक्शन करने का नेचर ही ऐसा है कि आपको उसमें रीजंस बताने पड़ेंगे। देखिए, इसमें केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चारों सोर्सेस को इलेबोरेट करने के लिए। सबसे पहला केस है अनुमति वर्सेस साधु खान का केस। इसमें क्या हुआ था, जो वेस्ट बंगाल की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी उसके पास लाइसेंस देने का, इशू करने का काम था। वहाँ उस स्टैच्यू में ये प्रोविज़न था कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसी को भी लाइसेंस इशू करने से मना कर सकती है, या फिर अगर उसने लाइसेंस इशू कर दिए हैं तो उन लाइसेंस को जो है सस्पेंड भी कर सकती है विदाउट गिविंग एनी रीजंस। ठीक है, लाइसेंस किस चीज़ के लिए, कोई भी आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर काम के लिए, मील चलाने के काम के लिए, अगर मील चला रहे हो तो मील के लिए किसी को भी लाइसेंस इशू कर सकती है और किसी से भी जो है लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है, और चाहे तो ना करे। और इसमें एक लाइन बोली गई थी विदाउट गिविंग एनी रीज़न। तो इसी लाइन पर जो है कोर्ट ने यहाँ पर फैसला लिया था कि ये आर्बिट्री पावर्स हैं कि आप बिना किसी रीज़न, बिना किसी को रीज़न दिए किसी का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते हो, ये आर्बिट्री हैं। ठीक है, ये केस था। फिर उसके बाद इसी के जैसा एक और केस है लिबर्टी ऑयल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी लाइसेंस की ही बात थी कि लाइसेंस देना है ऑयल मिल्स के लिए विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। यहाँ पर आर्बिट्री पावर फिर दे दी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चाहे तो रीज़न ना दे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये गलत है, आपको रीज़न देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या प्राइवेट लॉ के केस में रीज़न देना ज़रूरी है। तो इसके लिए केस आया था रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस चौकीमल कॉन्ट्रैक्टर्स का केस था। इस केस में आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अंडर एक प्रोविज़न था कि आप इसमें जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड दिया जाता है उसमें आप रीज़न रिकॉर्ड ना करें। लेकिन इसमें बाद में ये कहा गया जो आर्बिट्रर है, जो आर्बिट्रेशन के लिए अवार्ड देता है उसको रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। जो भी अवार्ड वो दे रहा है उसके रिलेटेड उसको रीज़न रिकॉर्ड करना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था, नेचुरल जस्टिस का तीसरा प्रिंसिपल।